सभी शिक्षार्थियों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वह विषय सर्व शिक्षा अभियान के क्रियान्वयन से जुड़ा हुआ है। आप सब जानते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान इस देश के प्राथमिक शिक्षा को बेहतर बनाने के प्रमुख अभियानों में से एक था। 2001 में शुरू हुआ ये अभियान बहुत लंबे समय तक इस देश के प्राथमिक और प्रारंभिक विद्यालयों में गुणवत्ता उन्नयन के लिए कार्य करता रहा। इस अभियान में मुख्यतः 3 बातों पर जोर दिया गया था। सबसे पहले, जितने भी बच्चे हैं उन सब तक विद्यालयों की और विद्यालयी सुविधाओं की पहुंच हो, साथ ही उन सभी बच्चों का विद्यालय में नामांकन हो और नामांकन होने के साथ साथ वे सब बच्चे विद्यालय में आएं और उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो। इन मुख्य उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए सर्व शिक्षा अभियान ने बहुत लंबी यात्रा की। आज सर्व शिक्षा अभियान में विद्यालयी सुविधाओं का विकास और मध्याह्न भोजन योजना का सर्व शिक्षा अभियान को सफल बनाने में जो योगदान रहा, उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर पंकज कुमार जी हैं। डॉक्टर पंकज कुमार जी देहरादून के राष्ट्रीय दिव्यांग जन सशक्तिकरण संस्थान में सहायक आचार्य हैं और शिक्षक शिक्षा से जुड़े रहे हैं। पंकज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। और मैं बातचीत की प्रारंभ में पंकज जी से ये जानना चाहूँगा कि सर्व शिक्षा अभियान में कौन कौन सी प्रमुख सुविधाएं दी गई हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। सर्व शिक्षा अभियान, जैसा कि आपने बताया कि एक व्यापक योजना थी जो शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण पर आधारित थी, और इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं जो जॉइंट में सम्मेलन हुआ उससे आया, और इसका उद्देश्य आपने बहुत अच्छी तरीके से रखा कि ये सभी तक विद्यालय सुविधाओं की पहुंच तक थी। अगर ये विद्यालय सुविधाओं या उससे जुड़ी सुविधाओं की बात है तो कौन कौन सी सुविधाएं सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत दी गई या उनकी व्यापकता कहाँ कहाँ तक थी, इसको समझना आवश्यक है। यदि हम लोग सर्व शिक्षा अभियान को देखें तो सर्व शिक्षा अभियान में एक बहुत ही बेहतरीन व्यवस्था की गई थी, जो थी वैकल्पिक और नवाचार शिक्षा की, यानी अल्टरनेट और इनोवेटिव एजुकेशन। ये उसके अंतर्गत क्या एक तरह का हस्तक्षेप था, ऐसे लोगों के लिए हस्तक्षेप था जो सामान्य रूप से विद्यालयों में जाने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं या किसी रिमोट लोकेशन पर रह रहे हैं, जैसे कोई पर्वतीय क्षेत्र का है या तटीय क्षेत्र है, वहां पर अपने आप एक नवाचार की मांग जनरेट हो रही कि वहां पर भौगोलिक विसंगतियां थी। जो वैकल्पिक और नवाचार शिक्षा की व्यवस्था की गई सर्व शिक्षा अभियान में, वह एक बिल्कुल ही अच्छी व्यवस्था थी, जहां पर नवाचार करने का एक स्कोप जनरेट किया गया ताकि नवाचार किया सके। कुछ खास विशेष बच्चे थे जो मुख्य रूप से मुख्य धारा के स्कूलों में नहीं जा पाने या किस तरह से अक्षम थे, तो उनके लिए जैसे पर्वतीय क्षेत्र के बच्चे हैं या तटीय क्षेत्र में रहने वाले जहाँ भौगोलिक विसंगतियां हैं, उन बच्चों के लिए एक अभिनव रणनीतियां अपनाई जा सके, इसके लिए व्यवस्था की गई कि वो सर्व शिक्षा अभियान के तहत भी जुड़ जाएं। इसके तहत बहुत सारे नवाचार प्रयोग में लाए गए, जैसे लड़कियों की शिक्षा के लिए कंप्यूटर शिक्षा की भी जोड़ी गई बात। दूसरा एक है निर्माण कार्य। सर्व शिक्षा अभियान में यह माना गया कि सिर्फ हम बच्चों को जोड़ने के लिए आवश्यक है कि हम विद्यालयों से संबंधित निर्माण कार्य भी किए जाएं। बहुत सारे निर्माण कार्यों की आवश्यकता थी, विद्यालय में हो चाहे किसी संसाधन केंद्र की हो, तो निर्माण कार्य को भी सर्व शिक्षा अभियान में एक महत्वपूर्ण एक विद्यालय संबंधी विकास के लिए उसमें चाहे अतिरिक्त कक्षों के निर्माण की व्यवस्था रही हो, रसोइयों भोजन बनाने के लिए अतिरिक्त कक्ष के निर्माण की व्यवस्था रही हो, विद्यालय की 4 दीवारी को बनाने की व्यवस्था रही हो, या प्रखंड संसाधन केंद्र के निर्माण की बात हो, या संकुल संसाधन केंद्र के निर्माण की बात हो। लेकिन इसमें एक और भी चीज रखी गई कि
कुल परियोजना का 33% से अधिक खर्च नहीं कर सकते वो निर्माण कार्यों में। जी, क्योंकि अगर नहीं तो निर्माण कार्यों पर ही कहीं केंद्र ना हो जाए, इसलिए निर्माण कार्यों के लिए रखा गया कि भाई 33% से नहीं करेंगे, और उसी पैसे से जो प्रखंड संसाधन केंद्र है, क्योंकि शिक्षकों का उन्नत होना आवश्यक जरूरी है। हाँ, इसलिए इस चीज का रखा गया। तीसरी, कुछ नवाचारी क्रियाकलाप भी किए गए। एक जो वो पहला था वैकल्पिक और नवाचारी शिक्षा, वो एक मॉडल के रूप में था, इसे AIE के नाम से भी दिया गया था। इसके अलावा भी बहुत सारे नवाचार क्रियाकलाप किए गए। अब पंकज जी, आप बहुत अच्छे विषय पर बात कर रहे हैं और अभी आपने नवाचारों की बात की, तो मैं ये जानना चाहूँगा और हमारे शिक्षार्थी भी ये जानना चाहेंगे कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत ऐसे कौन से नवाचारी अभ्यास थे जिनको अपनाया गया, या जिन्होंने सर्व शिक्षा के माध्यम से प्रारंभिक शिक्षा को सुदृढ़ बनाने में अपनी भूमिका निभाई। कि प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा आवश्यक है जी। इसके लिए नवाचारी कदम उठाए गए। कंप्यूटर शिक्षा की व्यवस्था की गई ताकि कंप्यूटर को भी जोड़ा जा सके। बहुत जगह कंप्यूटर को भी जोड़ा गया सर्व शिक्षा अभियान में, कंप्यूटर शिक्षा को। इसके अलावा जो शहरी वंचित बच्चे हैं उनके लिए अलग अलग टेंट स्कूल आए, मोबाइल स्कूल आए, ये सब एक नवाचारी प्रयास थे। जी जी जी। इसके अलावा अगर दूसरी बात करें कि कैसे विद्यालय प्रबंधन में मदद की गई, तो ये मुझे लगता है कि विद्यालय प्रबंधन में जब मदद की हम सोचते हैं जी, तो जहाँ तक सर्व शिक्षा अभियान के विभिन्न घटकों और विभिन्न कार्यक्रमों की हम चर्चा करते हैं, तब उसमें अनुसंधान और मूल्यांकन की भी अपनी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। बिल्कुल। और अनुसंधान का मतलब केवल लंबे समय तक चलने वाले अनुसंधान ही नहीं थे, उसमें क्रियात्मक अनुसंधानों पर भी जोर दिया गया। तो मैं जानना चाहता हूं कि सर्व शिक्षा अभियान को सफल बनाने में अनुसंधान कार्यों और मूल्यांकन की जो नीतियां और रणनीतियां अपनाई गई, उनकी क्या भूमिका रही? बिल्कुल, एक पूरा अनुसंधान और मूल्यांकन यानी शोध और मूल्यांकन का एक क्षेत्र ही सर्व शिक्षा अभियान में था, जिनका काम ही यही था कि जो भी मूल्यांकन, पर्यवेक्षण या मॉनिटरिंग या निगरानी संबंधी जो कार्य हैं उसको कर सकें। अब ये बात आती है कि अनुसंधान या शोध क्यों या मूल्यांकन क्यों, जी, यह जानना आवश्यक है कि इस ब्लॉक में जो लड़कियों की शिक्षा की क्या स्थिति है, विकलांग बच्चों के संबंधी क्या शिक्षा में सुधार आया है या नहीं आया है, या किस तरह के बदलाव उनमें देखे जा रहे हैं। इसके लिए आंकड़ों का अपडेट होना, इसके लिए शोध और अनुसंधान और मूल्यांकन की व्यवस्था वहाँ की गई। क्या ऐसे शोध और अनुसंधान कुछ अनुसंधान अधिकारी करते थे, या इस योजना में ऐसी कोई व्यवस्था थी कि प्राथमिक शिक्षक या प्रारंभिक विद्यालयों के शिक्षक भी इस तरह के अनुसंधान कर सकते हैं, या कोई निश्चित संस्थाएं थी जिनको अनुसंधान की जिम्मेदारी दी गई थी? हर जगह तो एक संस्था, तो हर राज्य में एक संस्था बनी जो सर्व शिक्षा अभियान को देखती थी जी, जो इम्प्लीमेंटिंग सोसाइटी थी जी जी। वो सोसाइटी ही मूल रूप से जिम्मेदार होती थी, लेकिन डाटा प्राप्त करने की बात तो शिक्षक भी मदद करता था जी। अगर उससे कोई सूचना वो ले रहा है तो छोटी छोटी सूचनाएं जो विद्यार्थी प्रगति पत्रक होते हैं या विद्यालय प्रगति पत्रक हैं, वो अपने आप में एक डेटा बन जाते हैं, वो एक आधार बन जाता है, और उसका अपडेटेड इंफॉर्मेशन एक बड़े शोध को अपने आप संचारित कर देता है। इसके लिए लेकिन जरूरी है कि जिला या राज्य स्तर पर ऐसे सेल बने होते थे जो उन डाटा को के एनालिसिस में सहयोग करते थे जी। तो डाटा एक बड़ी भूमिका में निभाया, जिससे हम स्कूल की मैपिंग कर सकते हैं कि भाई स्कूल में क्या प्रगति हो रही है, क्या आवश्यक है जी। किस जगह छोटे स्तर की भी प्लानिंग कर सकते हैं, क्लासरूम में क्या, किस क्लासरूम में कैसी व्यवस्था होनी चाहिए, या फिर हम बच्चों के अचीवमेंट को भी एनालाइज कर सकते हैं जी। इसके साथ साथ अगर देखें कि जो बच्चे पिछड़ रहे हैं, जैसे जो ग्रुप पिछड़ रहा है, तो इन सब संबंधी जो आंकड़े हैं वो एक शोध द्वारा ही और मूल्यांकन द्वारा ही आएंगे। मूल्यांकन का सीधा मूल्यांकन तो हर शिक्षक करता है। उस मूल्यांकन में हम एक विद्यालय जो शिक्षार्थी हैं वो भी देख कर सकते हैं कि अपने स्कूल में एक छोटा सा मूल्यांकन किया, वहाँ देखा किन खास बच्चों की प्रगति बेहतर हो रही है, किन बच्चों की प्रगति में वो पिछड़ रहे हैं, और ये खास करके आप बहुत सारे आंकड़ों को इकट्ठा कर फिर उस पर क्रियान्वयन की तैयारी की जा सकती है जी। इसके लिए इसलिए कहा जा सकता है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और शिक्षा का प्रबंधन बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसी के द्वारा संभव है।
और सूचना प्रणाली भी दुरुस्त होती है इससे, क्योंकि आप आंकड़ों को सामने रखते हैं, प्रस्तुत करते हैं कि क्या स्थिति है। उससे समाज भी सजग होता है और स्वयं शिक्षक भी जानकारी प्राप्त करता है। जी। इसके अलावा विद्यालय को अनुदान देने की बात कही गई। सर्व शिक्षा अभियान में प्रत्येक विद्यालय को 2000 रुपए दिए जाते थे। ये 2000 रुपए किस लिए? ये मासिक तौर पर दिए जाते थे या वार्षिक तौर पर? मासिक तौर पर। मासिक तौर पर। इसका क्या भूमिका थी? 2000 रुपए क्यों दिए? 2000 रुपए में 1000 रुपए जो थे वो पुस्तकालय के लिए दिए जाते थे। अच्छा, विद्यालय का अपना पुस्तकालय हो विद्यालय के लिए। और 1000 रुपए जो कुछ वाद्य यंत्र वगैरह कुछ खरीद सकते हैं या शिक्षण संसाधन को कोई बनाने मरम्मत कर लें, कोई फर्नीचर खरीद लें या कोई देखभाल के लिए कुछ कर लें, ऐसा कर सकते थे जी। तो ये एक बड़ी बात वहाँ उसमें रखी गई जी। विद्यालय के साथ साथ शिक्षकों के लिए अनुदान भी दिया गया, 500 रुपए का अनुदान। अच्छा। तो ये 500 रुपए का अनुदान वो अपने लिए टीचिंग लर्निंग मटेरियल बना सकें जी। समय समय पे जरूरत पड़े, या इससे वो टीचिंग लर्निंग मटेरियल खरीद भी सकते थे। अच्छा अच्छा। बनाने के साथ साथ पुनः एक और महत्वपूर्ण भाग है सर्व शिक्षा अभियान का, शिक्षक प्रशिक्षण का। जी जी। शिक्षक प्रशिक्षण की और शिक्षकों की नियुक्ति और उनकी संख्या को पूरी करना, ये भी सर्व शिक्षा अभियान की एक जिम्मेदारी थी। उनमें दो तरह की बातें थी कि जो सेवाकालीन शिक्षक हैं उनको पूर्ण प्रशिक्षण या पुनः प्रशिक्षण। अगर पूर्ण प्रशिक्षण अगर वो प्रशिक्षित नहीं है तो उनके लिए पूर्ण प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई बहुत। और अगर प्रशिक्षण प्राप्त है तो उनके लिए उनके कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, उनके योग्यता या प्रवीणता को बढ़ाने के लिए उन्हें किसी खास कौशल को विकसित कर सकें, इसके लिए प्रशिक्षण दिया जाता था। इस तरह के प्रशिक्षण में विशेषकर आप देखें तो कहीं पर कोई कला आधारित प्रशिक्षण दिया गया, कहीं आईसीटी का प्रशिक्षण दिया गया, कहीं वो मूल्यांकन किस तरह से कर सके उसका प्रशिक्षण दिया गया, कहीं रिपोर्ट कार्ड वगैरह संबंधित प्रशिक्षण दिया गया। ये प्रशिक्षण दिए जाते रहे। मतलब आपका कहने का अर्थ ये है कि जो सर्व शिक्षा अभियान में प्रशिक्षण की व्यवस्था थी जी, वह दो तरह से थी। एक तो लंबे समय के शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम थे जो मुख्यतः उनके लिए थे जो अप्रशिक्षित शिक्षक थे, जिनको 2 वर्षीय पाठ्यक्रम करने थे। साथ ही जो प्रशिक्षित अध्यापक थे जो विद्यालयों में निरंतर कार्य कर रहे थे, वो जो नई नई चीज़ें आ रही थी शिक्षा में, चाहे वो नई तकनीकियाँ आ रही हों, चाहे वो मूल्यांकन की नई प्रविधियाँ आ रही हों, चाहे वो सतत और व्यापक मूल्यांकन जैसी व्यवस्था आई हो, इनमें उनको पारंगत बनाने के लिए अल्पकालीन प्रशिक्षण की व्यवस्था भी सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत की गई थी। बिल्कुल जी। और एक विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे हैं तो उनके लिए सर्व शिक्षा अभियान में विशेष अध्यापक नियुक्त किए गए हैं। उनके लिए भी वो समावेशी शिक्षा में निपुण हो सके, नए प्रविधियों को अपना सकें, इसके लिए भी उनको प्रशिक्षण में उनके लिए अलग अतिरिक्त प्रशिक्षण दिया जाता है। ये पंकज जी आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जो एक बड़ी व्यवस्था थी वह विद्यालयों को समावेशी बनाने की व्यवस्था थी। और विद्यालयों को समावेशी बनाने के क्रम में ये प्रयास किया गया कि विद्यालयों में जो अध्यापक रखे जाएं वे भी समावेशी शिक्षण में निपुण हों। और इसके लिए उनको समय समय पर सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था की गई। यही नहीं, जो प्रशिक्षण थे अध्यापक प्रशिक्षण, वह शैक्षिक और गैर शैक्षिक क्षेत्रों में सुधार हो सके, उन दोनों के लिए प्रयास किया गया। जिससे शैक्षिक सुधार ना हो, विद्यालय अपने आप में बहुत सारे गैर शैक्षिक सुधार भी आवश्यक होते हैं, तो उनमें भी सुधार हो, इसके लिए भी है। और परीक्षाओं में सुधार हो, जैसे सीसी जब आया तो सर्व शिक्षा अभियान में काफ़ी प्रशिक्षण दिए गए उसमें। सीसी पे बहुत सारे प्रशिक्षण दिए गए, तो वो प्रशिक्षण सभी शिक्षकों के लिए आयोजित किए जाते रहे। आपने अच्छा बिंदु उठाया, क्योंकि जब ये सतत और व्यापक मूल्यांकन की व्यवस्था सबसे पहले प्राथमिक विद्यालयों से ही प्रारंभ हुई थी और बाद में माध्यमिक स्तर तक गई, उस समय अध्यापकों के समक्ष एक बड़ी चुनौती थी कि सतत और व्यापक मूल्यांकन के जो घटक हैं और जो परंपरागत मूल्यांकन वो करते आ रहे थे उसके जो घटक थे उनमें बहुत भिन्नता थी और वो ट्रेंड नहीं थे उनके प्रति, चाहे वो उनको असेसमेंट इंडिकेटर ढूंढने हो या और सारी चीज़ें बनानी हो। तो उसके लिए ये आवश्यक भी था कि उनको प्रशिक्षण दिया जाए और सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम चलाए गए जिसमें उनको इन क्षेत्रों में प्रशिक्षण भी दिया गया। जी। और सर्व शिक्षा अभियान में डायट की भी भूमिका बहुत
व्यापक रखी गई। जितने अध्यापक हैं उनके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकताओं का निर्धारण करना, उनके लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित करना, और इनको जो प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं उन प्रशिक्षणों में विशेषकर बाल मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन की पद्धति, ये सब पे आधारित प्रशिक्षणों को डायट खुद तैयार करता था, डिज़ाइन करता था, या एससीईआरटी डिज़ाइन करती थी और एससीईआरटी के डायट के माध्यम से उसे दिया जाता था। जी जी। तो ये शिक्षक प्रशिक्षण भी बहुत ही महत्वपूर्ण घटक था उसका। जी। और वही एक घटक भी कह सकते हैं या हस्तक्षेप भी कह सकते हैं कि हस्तक्षेप था, ताकि शिक्षा में एक व्यापक सुधार हो सके। और ऐसी कौन कौन सी सुविधाएं थी जिनकी व्यवस्था सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत की गई? डीईपी की बात थी। जी डीईपी एक जो कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम के तहत डीईपी एसएसए की बॉडी बनाई गई। अच्छा, और डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम ये आपके ही विश्वविद्यालय में इस क्या केंद्र खोला गया? शिक्षा कार्यक्रम। जी हाँ, दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम। और ये इस कार्यक्रम के तहत इसको जिम्मेदारी पूरे देश के लिए राज्यों के मदद से जो स्वाध्याय सामग्री हैं, कुछ ऑडियो विजुअल मटेरियल्स हैं, इन सबको बनाने की वहाँ पर व्यवस्था की गई। डीईपीएसएसए में केवल सहायक सामग्री बनाने भर की व्यवस्था ही सीमित नहीं थी। जब डीईपीएसएसए का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था, डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम सर्व शिक्षा अभियान उसको कहा जाता था, तो जो राज्य के सर्व शिक्षा अभियान के केंद्र होते थे, उनके साथ मिलकर डीईपीएसएसए न केवल उनको प्रशिक्षण सामग्री प्रदान करता था, बल्कि वो छोटे छोटे 10 दिवसीय 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करता था। चाहे वह विज्ञान शिक्षकों के लिए रहे हों, गणित शिक्षकों के लिए रहे हों, भाषा शिक्षकों के लिए रहे हों, या कंप्यूटर तकनीकी में रहे हों, तो डीईपीएसएसए ने, और उसमें उन्होंने तकनीकी की बड़ी मदद ली। खासतौर पर रेडियो और ज्ञान दर्शन की मदद से डीईपीएसएसए देश के प्रत्येक विद्यालय तक पहुंच रखता था। बिल्कुल जी। ये टेलीकॉन्फ्रेंसिंग वगैरह भी उनमें अपनाया गया। जी। एक खास बात होती है, अगर तकनीकी इस्तेमाल जब की जाती है तो प्रशिक्षण में एक रूपता होती है। हाँ। और जो एक ट्रांसमिशन में हानि होती है, क्षति होती है, कि आपने किसी को एक जो मास्टर ट्रेनर वाला कॉन्सेप्ट होता है कि पहले एक बड़े संस्थान में कोई प्रशिक्षण लेगा, फिर वो जाकर शिक्षकों को प्रशिक्षण देगा, तो वहाँ एक ट्रेनिंग में लॉस होता है, हानि होती है, क्षति होती है। जी। जब एक कोई अच्छा ऑडियो विजुअल मटेरियल या तकनीकी की मदद ली जाती है, तो उनमें इस तरह के क्षति की संभावना लगभग कम हो जाती है। हम कह सकते हैं कि शैक्षिक सामग्री की गुणवत्ता को न्यूनतम स्तर तक सुनिश्चित करने का प्रयास इस प्रकार से किया जा सकता है, ताकि जहां भी प्रशिक्षण कार्यक्रम हो रहे हैं वहां कम से कम एक जैसी शिक्षण सामग्री पहुंच सके जो प्रशिक्षण में प्रयोग आ सके। जी। इसके अलावा और कौन से ऐसे हस्तक्षेप थे जो आपको लगता है कि इनकी भूमिका सर्व शिक्षा अभियान को सफल बनाने में बहुत महत्वपूर्ण थी? सर्व शिक्षा अभियान में एक बड़ी बात हुई कि पहले के समय जितनी भी सुविधाएं दी जाती थी, तो वो एक प्रोत्साहन था। जी। वो एक इंसेंटिव के रूप में लिया जाता था, और बाद में इसे एक पात्रता के रूप में लिया कि नहीं, उसके हकदार हैं ये एक जो पैराडाइम शिफ्ट कहते हैं, ये एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ कि हाँ, ये प्रोत्साहन ना होकर ये पात्रता बनी। जी। अगर आप पात्र हैं तो आपको ये मिलेगा। हाँ, पात्र हैं और तो आप मिलेगा ही। और ये कोई मेहरबानी नहीं कर रहे हैं कि हाँ भाई आपको हमने ऐसा दे दिया और एक इंसेंटिव है, दिया तो दिया, नहीं तो नहीं दिया। अब उसके वो पात्रता रखते हैं, उन्हें मिलना चाहिए। जी जी। अब एक बड़ी सुविधा जो है इससे हटकर वो मध्याह्न भोजन की आ रही है। मध्याह्न भोजन योजना पर जब हम बात करना प्रारंभ करते हैं तो मुझे लगता है कि मध्याह्न भोजन योजना काफी लंबे समय से चली आ रही योजना थी। बिल्कुल। और सर्व शिक्षा अभियान से पहले भी बिल्कुल इसका देश में किसी न किसी रूप में उपस्थित रही। बिल्कुल। और हम तमिलनाडु जैसे राज्यों का उदाहरण अक्सर लेते हैं जहाँ से इसका प्रारंभ हुआ 1925 में ही मद्रास। तो मुझे लगता है कि मध्याह्न भोजन योजना पर जब हम बात करें तो इसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य पर भी आप थोड़ी प्रकाश डालें। बिल्कुल। ये जो मध्याह्न भोजन योजना है, ये 1925 में ही मद्रास नगर निगम में वंचित बच्चों के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया, उनको दिन में भोजन दिया जाता था। जी। बाद में 90 और 91 में यह योजना 12 राज्यों में लागू कर दी गई। अच्छा। बाद में एक राष्ट्रीय कार्यक्रम का रूप लिया और ये 1995 में विद्यालयों में ये सभी विद्यालयों में लागू कर दिया गया। मुझे लगता है इसके 2 उद्देश्य रहे। मध्याह्न भोजन योजना का जो प्रमुख उद्देश्य था वो एक तो ये था कि जो बच्चे विद्यालय में आते हैं
वो कुपोषण का शिकार ना हो, बिल्कुल उनको अच्छा भोजन, जो उनको पौष्टिक भोजन चाहिए वो प्रतिदिन उनकी ज़रूरतें पूरी हों। उससे भी बड़ी इसकी भूमिका ये रही कि इसके साथ साथ बच्चों का विद्यालय में लंबे समय तक रोके रखना और उनकी रोज उपस्थिति सुनिश्चित करना, बिल्कुल ये भी इस योजना का एक प्रमुख उद्देश्य रहा। बिल्कुल, इस योजना का प्रमुख उद्देश्य ये बहुत इम्पॉर्टेंट रहा, क्योंकि अक्सर हाँ लोग कहते हैं कि भाई इस योजना ने क्या योगदान दिया। इस योजना का योगदान अगर देखें तो ये इसने सबसे महत्वपूर्ण की विद्यालयों में नामांकन को सुनिश्चित किया। विद्यालयों में नामांकन ही सिर्फ नहीं कि नामांकन लिए तो नामांकन लेकर के भी ड्रॉप आउट हो रहा था, उसको रोक करा। इसके अलावा जो उपस्थिति होती थी कि बच्चे आकर के विद्यालय में नहीं टिक पा रहे हैं, चले जा रहे हैं, उसको नकारा, उसे खत्म किया। और जो सामाजिक असमानता होती है उसे भी दूर करने में यह बहुत कारगर रहा, क्योंकि जब आप देखें तो मध्याह्न भोजन योजना में बच्चों को एक साथ खाना परोसा जाता है, एक साथ बच्चे बैठते हैं, सामाजिक समरसता विकसित होती है। और जो भेदभाव होते हैं, जब आप मिलकर एक साथ बैठते हैं, किसी क्रियाकलाप में भाग लेते हैं तो अपने आप सामाजिक समरसता विकसित होती है। तो ये इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण योजना ये देखिए कि विद्यालय में रही। और अगर इसको देखें तो अब ये पूरे विश्व की सबसे बड़ी योजना है। अच्छा, ये विश्व की सबसे बड़ी पोषण कार्यक्रम है। जो एक बड़ा पोषण कार्यक्रम अगर अभी देखें तो करीब जो अभी वेबसाइट पे तत्काल डाटा था उसमें 12.65 लाख विद्यालयों में यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है और करीब 12 करोड़ बच्चे इससे लाभान्वित हो रहे हैं। बड़ी जनसंख्या। हाँ, 2010-11 की जो रिपोर्ट है उसमें करीब 11.36 करोड़ पूरे बच्चे कवर कर रहे थे इसमें पूरे देश में। जी। तो ये और समय समय पर जैसे जैसे इस योजना का मूल्यांकन होता रहा, योजना के स्वरूप में भी परिवर्तन होता रहा। किसी समय उनको केवल कच्चा भोजन दिया जाता था, फिर बाद में कच्चे भोजन से बात पके भोजन पे, फिर भोजन का कई राज्यों में मैंने देखा है कि उन्होंने भोजन का एक टाइम टेबल तय कर दिया कि किस दिन वार उनको क्या क्या मिलेगा, कितनी मात्रा मिलेगी, ताकि जितने भी पोषक तत्व हैं वो सब बच्चों को मिल पाए। सफल क्रियान्वयन के लिए जरूरी है। लेकिन दिसंबर 2004 से सभी को पके हुए भोजन देने की व्यवस्था की गई और ये बहुत ही बेहतर भोजन है। ऐसे देश जो एक विकासशील देश होता है जहाँ पर भोजन भी एक महत्वपूर्ण अवयव होता है। और कई लोग तो विद्यालय इस कारण ही नहीं आ पाते थे कि कहीं ना कहीं आजीविका में लगे हुए हैं, तो उन बच्चों के लिए भी उस समय यह बहुत ही इफेक्टिव रहा कि उनको भोजन मिलता था दिन का, इसलिए वो विद्यालय में आते थे और एक बड़ा ही प्रभावी रहा था जो शिक्षा तक पहुँच को निर्धारित कर रहा था, साथ साथ बच्चों की जो उपस्थिति होती है उसको निर्धारित कर रहा था, नामांकित बच्चों के जो प्रतिधारण है, जो रिटेंशन है, उसे भी मेंटेन कर रहा था। और तय है कि अगर बच्चे नामांकित हो रहे हैं, आ रहे हैं, विद्यालय की गतिविधियों में भाग ले रहे हैं, तो उनके आउटपुट भी विकसित होंगे, उनमें आउटपुट भी आएगा। शायद इसीलिए इस योजना को निरंतर लागू रखा गया और जब हमारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में लागू हुआ तब उसमें भी इसकी निगरानी की व्यवस्था ग्राम शिक्षा समितियों को दी गई कि ग्राम शिक्षा समितियों के जब कार्य निर्धारित किए गए शिक्षा का अधिकार अधिनियम में, तो जब हम कार्यों का अध्ययन करते हैं तो उसमें देखते हैं कि उसमें एक ग्राम शिक्षा जो विद्यालय प्रबंध समिति बाद में हो गई, अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। नहीं, जब हमारा सर्व शिक्षा अभियान चलता था तब वो ग्राम शिक्षा समिति के नाम से जाने जाते थे, लेकिन जब शिक्षा का अधिकार अधिनियम आया तो वो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, विद्यालय प्रबंधन समिति हो गई। और विद्यालय प्रबंधन समिति के कार्यों में निश्चित तौर पर यह स्पष्ट किया गया है कि उसका एक प्रमुख कार्य है कि मध्याह्न भोजन योजना सुचारू रूप से चले और मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित हो, ये काम विद्यालय प्रबंधन समिति को सौंपा गया। बिल्कुल जी। देखिए, विद्यालय कोई भी जब ये विद्यालय कोई शिक्षा कोई एक सरकार का ही की जिम्मेदारी नहीं है, पूरे समाज की जिम्मेदारी होती है। अगर समाज का हर व्यक्ति भागीदारी अपनी सुनिश्चित कर ले तो शिक्षा में गुणवत्ता अपने आप आ जाएगी जी। और अगर हम इसे शिक्षा के कंपोनेंट या अवयव के रूप में देखते हैं मध्याह्न भोजन को, तो यहाँ पर भी समाज के हर भाग से भागीदारी की आवश्यकता होती है। और अगर ये भागीदारी दी जाए
तो तय है कि मध्याह्न भोजन का कार्यक्रम सफल होगा। अगर मध्याह्न भोजन का कार्यक्रम सफल होता है तो इसकी जो गंभीरता है यह काफ़ी बड़ी है। गंभीरता मतलब इसे नेगेटिव सेंस में नहीं, एक इम्पैक्ट देने वाला, एक अच्छा प्रभाव देने वाला ये कार्यक्रम है। और जो सर्व शिक्षा अभियान के कार्यक्रम थे उनको इन्होंने बहुत प्रभावित किया जी। अगर सर्व शिक्षा अभियान को देखें तो सर्व शिक्षा अभियान को मिड डे मील योजना से बड़ा सपोर्ट मिला जी। कि अगर एक जहाँ पर आपकी समस्या थी, सर्व शिक्षा अभियान के रिपोर्ट्स में समस्या आ रही है कि ऐसा 2004 के बाद जब परोसा हुआ भोजन मिलने लगा तो बच्चों की संख्या मिड डे मील के कारण बहुत जगह बहुत बढ़ी। अब तो कैलोरीज भी डिसाइड हैं। हाँ। और डिसाइड है कि भाई कितना भोजन मिलना है। मैं वही बात कर रहा था कि इस योजना में लंबे समय से, चूंकि योजना 1995 से लगभग शुरू हुई 12 राज्यों में, जैसे आपने बताया, और तब से धीरे धीरे देश के प्रत्येक राज्य में पहुंची। प्रत्येक राज्य की तात्कालिक सामाजिक परिस्थितियों में भी इसने बदलाव लाया, सामाजिक समरसता विकसित की, सभी विद्यार्थियों को साथ साथ बैठना खाना सिखाया। साथ ही इसके निरंतर जो मूल्यांकन होते रहे उससे इसमें सतत सुधार आते चले गए। बिल्कुल। सतत सुधार आने का कारण ही था कि 2004 के बाद से पके भोजन की व्यवस्था की गई। फिर उसमें कैलोरी काउंट करनी शुरू कर दी हमने कि कितने कैलोरी भोजन प्रतिदिन बच्चे को चाहिए। फिर उसमें विविधता लाने लगे, एक ही भोजन उनको सप्ताह में 6 दिन नहीं दिया, प्रतिदिन भोजन में अलग अलग प्रकार के भोजन दिए गए। तो ये बड़े सुधार आए। बिल्कुल, ये सुधार अब ये आवश्यक भी है कि जब तक हम ये ना कहें कि भाई हम बच्चों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो एक देश के अच्छे नागरिक बने, तो उनमें नागरिकता के मूल भावों का हम विकसित कर रहे हैं, तो उसमें भी ये जरूरी है कि वो हर चीज़ों को समझें, अपने अधिकार को समझें, उनके माँ बाप भी अधिकार को समझें। तो ये एक अधिकार के रूप में मिला, उससे एक पात्रता के रूप में मिली कि भाई वो दिन में उसे भोजन मिलेगा। ये कोई इंसेंटिव नहीं था कि सरकार की तरफ से कोई इंसेंटिव नहीं दिया जा रहा है कि हाँ उससे आपको मिल भी सकता है, नहीं मिल सकता है। ये अधिकार के रूप में आया, तो इसलिए एक अच्छी योजना के रूप में ये रही। पंकज जी, आपने बहुत विस्तार से आज जो सर्व शिक्षा अभियान है उसकी कुछ सुविधाओं के विषय में चर्चा की, जिसमें से पहली चर्चा आपने की सर्व शिक्षा अभियान का विद्यालय निर्माण में क्या योगदान है, सर्व शिक्षा विद्यालय के निर्माण को, विद्यालय में सुविधाओं के निर्माण को, संकुल केंद्रों के निर्माण को, खंड प्रखंड स्तर के संस्थानों के निर्माण को क्या महत्व दिया गया। साथ ही आपने ये भी बताया कि शिक्षक प्रशिक्षण एक बड़ा अवयव था या बड़ा हस्तक्षेप था सर्व शिक्षा अभियान का। सर्व शिक्षा अभियान में न केवल सेवा पूर्व प्रशिक्षण बल्कि सेवाकालीन प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की गई। और इसमें आपने सर्व शिक्षा अभियान का जो दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम था, जैसे DPSSA के नाम से जानते थे, तो DPSSA की क्या भूमिका रही, इसको भी आपने स्पष्ट तौर पर और बड़े विस्तार से हमारे विद्यार्थियों के लिए बताया। साथ ही आपने मध्याह्न भोजन योजना की ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से प्रारंभ करते हुए और वर्तमान तक जो बदलाव हुए और उनका इस योजना का शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने में क्या योगदान है, इसके क्या सकारात्मक पक्ष हैं, उन पर आपने विस्तार से चर्चा की। मुझे उम्मीद है कि जो हमारे शिक्षार्थी इस कार्यक्रम को देखेंगे वो इन योजनाओं का सर्व शिक्षा अभियान में क्या लाभ रहा, सर्व शिक्षा अभियान को सफल बनाने में ऐसी योजनाओं ने क्या भूमिका निभाई, इस पर वे विस्तार से जानकारी एकत्र कर सकेंगे। साथ ही स्वयं चिंतन और मनन करेंगे और इसके बारे में और मूल्यांकन करने के लिए वो अपने राज्य में चल रही ऐसी बहुत सारी योजनाओं को ढूंढेंगे और उनका भी मूल्यांकन करेंगे। आपका इस जानकारी को हमारे विद्यार्थियों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी, और सभी विद्यार्थियों का भी धन्यवाद।